हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वोकैबुलरी से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कौन कौन से वर्ड्स आज के आर्टिकल में। जो पहला वर्ड है हमारा वो है फीट, एक नाउन है। अब फीट हम किसको कहते हैं? एन एक्शन और अ पीस ऑफ वर्क दैट नीड्स स्किल, स्ट्रेंथ और करेज। मतलब कोई भी एक एक्शन है, ठीक है, कोई ऐसा काम है जिसको करने में काफ़ी स्किल की ज़रूरत पड़ती है, टैलेंट की ज़रूरत पड़ती है, सेट क्वालिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और स्ट्रेंथ की, ताकत की ज़रूरत पड़ती है, और करेज की, बहादुरी की ज़रूरत पड़ती है। उस काम को करने के लिए, उस काम को अचीव करने के लिए, उसको हम कहते हैं फीट। अचीवमेंट भी कहते हैं उसको, अकम्पलिशमेंट भी कहते हैं उसको। एंटोनिम्स क्या होगा? डिफीट एंड फेलियर। आपने एक्शन स्टार्ट किया बट आप उसको अकम्पलिश नहीं कर पाए, अचीव नहीं कर पाए, वो एक्शन फीट में नहीं बदली, क्योंकि वहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल नहीं हो पाया, वो डिफीट बन गया, हार्ड बन गई, फेलियर बन गया। सेकेंड वर्ड इज सेटबैक्स। ये भी नाउन है। तो सेटबैक्स ना हम डिफ़िकल्टीज़ को कहते हैं। डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम्स जो आपको आगे आप प्रोग्रेस कर रहे हो, ऐसे डिफ़िकल्टीज़ आ गई, प्रॉब्लम्स आ गए जिससे आपका प्रोग्रेस रुक गया या प्रोग्रेस थोड़ा पीछे हो गया, आप पीछे चले गए आगे जाने के बजाय। तो उन डिफ़िकल्टीज़ या प्रॉब्लम्स को हम सेटबैक्स कहते हैं, जो कि सिचुएशन को या तो डिले कर देती है, या तो आगे बढ़ने से रोक देती है, या सिचुएशन को ख़राब कर देती है। ब्लोज भी कहते हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स भी कहते हैं। ब्लोज, ठीक है, सफर्ड अ माइटी ब्लो, ठीक है, आपने ये फ्रेज तो सुना ही होगा, सफर्ड अ ब्लो। अब इसका मतलब क्या होता है? सफर करना मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस करना, ठीक है, वो गुजरा, किस चीज से गुजरा? एक ब्लो से। तो यहाँ पे ब्लो क्या है? यहाँ पे ब्लो वही है, डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट भी कब कहते हैं? कोई ऐसा सिचुएशन हो गया जहां पे हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो ना हुआ। हमने एक्सपेक्ट क्या की थी? सक्सेस। हमें क्या मिला? हार्ड। तो डिसअपॉइंटमेंट हो गया, ठीक है। सेटबैक भी कहेंगे, तो यहाँ पे सफर्ड सेटबैक भी कह सकते हो, ठीक है। डिफिकल्टी, चैलेंजेस, ठीक है, ये सब कह सकते हो। तो सेटबैक्स, ब्लोज, डिसअपॉइंटमेंट सेम मीनिंग ही कन्वे करते हैं आपका। एंटोनिम क्या होगा? एडवांसेस, हेडवेज। एडवांसेस और हेडवेज दोनों ही प्रोग्रेस को डिनोट करते हैं। एडवांसेस क्या होते हैं? जो आप स्टेप आगे ले रहे हो, अब स्टेप आगे लेना मतलब आप प्रोग्रेस कर रहे हो। हेडवेज भी वही होता है, जो प्रोग्रेस आप किसी प्रोसेस में करते हो, स्पेशली जब प्रोग्रेस आपने बहुत टाइम बाद की, काफ़ी टाइम से आप फंसे हुए थे और तब आपको प्रोग्रेस करने का मौका मिला, आपने प्रोग्रेस किया, उसको हम हेडवे कहते हैं। थर्ड इज फैशन। वर्ब की ये सेकेंड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। फैशन करना मतलब बनाना, क्रिएट करना, ठीक है। क्राफ्ट करना, शेप करना, शेप मतलब शेप देना किसी चीज़ को, इन अ सेंस कि बनाना ही होता है उसका भी मतलब। एंटोनिम्स होगा डिसमेंटल, रूइंड। डिसमेंटल करना मतलब तोड़ देना, पीस पीस, टुकड़े टुकड़े करके तोड़ देना, और रूइन कर देना मतलब वही होता है खराब कर देना। फोर्थ इज स्ट्रेस्ड। ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। स्ट्रेस करना मतलब होता है एम्फेसाइज करना, इंपॉर्टेंस दिखाना, इंपॉर्टेंट बताना किसी चीज़ को, फैक्ट हो, आइडिया हो, अगर उसको हम स्ट्रेस कर रहे हैं मतलब एम्फेसाइज कर रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंस जो है वो उधर की तरफ हम शो कर रहे हैं कि वो आइडिया हो, वो फैक्ट हो आपका, वो इम्पॉर्टेंट है। अब सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? हाईलाइट करना होता है, अंडरस्कोर करना होता है, ठीक है, अंडरस्टेट करना, सॉरी अंडरस्टेट में कह रहा हूँ, अंडरलाइन। अंडरलाइन करने का मतलब भी वही होता है, एम्फेसाइज करना है, इंपॉर्टेंट बताना। अब एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? होगा डाउन प्ले करना, अंडरस्टेट करना। डाउन प्ले करना क्या होता है? चीज़ इंपॉर्टेंट है बट उसको, उसकी इंपॉर्टेंस आप कम कर रहे हो, उसको ऐसे आप बता रहे हो, ऐसे आप दिखा रहे हो कि वो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। सिमिलरली अंडरस्टेट करना भी वही होता है कि वो चीज़ जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी इंपॉर्टेंट उसको ना दिखाना या ना बताना। फिफ्थ इज प्रॉमिसिंग, एडजेक्टिव है। प्रॉमिसिंग क्या होता है? देखो, होता है एक प्रॉमिसिंग करियर, प्रॉमिसिंग स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। तो प्रॉमिसिंग हम किसी नाउन के साथ लगाते हैं, तो हम क्या बताते हैं उसके बारे में? प्रॉमिसिंग हम किसको कहते हैं? मतलब अगर ऐसी कोई चीज़ जिसमें हमें सक्सेस के साइन दिखते हैं, जिसमें हमें ये दिखता है कि वो चीज़ आगे जाके अच्छी होगी, या वो चीज़ आगे जाके सक्सेसफुल होगी, या वो पर्सन आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेगा, काफ़ी सक्सेस अचीव करेगा, उसको हम प्रॉमिसिंग कहते हैं। इमर्जिंग भी कहते हैं, कैपेबल भी कहते हैं। अब एंटोनिम्स क्या होंगे? वेटरन होगा। वेटरन क्या होता है? जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है, जिसको एक्सपीरियंस मिल चुका है। देखो, प्रॉमिसिंग, इमर्जिंग, कैपेबल क्या होता है? जिसमें पोटेंशियल है, वो सक्सेसफुल अभी उस लेवल तक नहीं हुआ है जिस लेवल पे वो हो सकता है, बट वेटरन क्या होता है? वो ऑलरेडी पहुंच चुका होता है उस लेवल पे। सेकेंड इज अनरिलायबल। तो ये एक इसका देखो,
इमर्जिंग क्या होता है, जो अभी बढ़ रहा है, ठीक है। वेटरन जो बढ़ चुका है। एक ऐसा पर्सन भी होगा जो बढ़ेगा ही नहीं, जिसमें कोई साइन ही नहीं होंगे सक्सेस के, वो भी एंटोनिम होगा। तो इसीलिए अनरिलायबल भी एंटोनिम है, इस सेंस में कि जो पर्सन जिसमें साइन हमें दिखे ही ना सक्सेसफुल होने का। प्रॉमिसिंग तो उसको क्या है, इसमें साइन दिख रहा है हमें सक्सेस होने का, अच्छा होने का आगे जाके। अब कोई ऐसा चीज़ है जिसमें साइन ही ना दिख रहा हो, वो अनरिलायबल है, उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते। क्या पता वो सक्सेस करे, क्या पता वो ना करे, आगे जाके वो फेल हो जाए। इसीलिए दोनों काइंड स्पेक्ट्रम के एंड के हमने एंटोनिम्स यहाँ पे रखे। प्रॉमिसिंग के वेटरन भी हो सकता है आपका, अनरिलायबल भी हो सकता है। सिक्स्थ इज एग्रेसिवली, एडवर्ब है। अब एग्रेसिवली एडवर्ब है, मैनर बता रहा है, किसी काम को करने का ढंग बता रहा है। तो हम कब कहेंगे कि किसी काम को एग्रेसिवली वे में किया जा रहा है, जब उसको बहुत ही डिटरमाइंड वे में किया जा रहा है, बहुत ही फोर्सफुल वे में किया जा रहा है कि सक्सेस या विन या विक्ट्री अचीव कर सके। मतलब पूरे एनर्जी के साथ अगर कोई चीज़ की जा रही है, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ अगर कोई चीज़ की जा रही है, मन में एक ही भावना है कि सक्सेस हमें मिले, विन मिले, विक्ट्री मिले, तो उसको हम कहेंगे कि वो चीज़ एग्रेसिवली की जा रही है। विगरसली भी वही सेम मीनिंग कन्वे करता है, पूरे एनर्जी से, पूरे एफर्ट से, हार्डवर्क से, डिटर्मिनेशन से। इंटेंसली भी वही होता है, पूरे एफर्ट, पूरे हार्डवर्क के साथ। एंटोनिम्स होंगे इसके स्लगिसली, लेजिली। स्लगिसली, लेजिली मतलब धीरे धीरे कर रहे हैं, मन नहीं है मेरा फिर भी कोशिश कर रहे हैं, बट उतना हम एनर्जी उसमें नहीं डाल रहे, उतनी डिटर्मिनेशन के साथ हम नहीं कर रहे हैं। 7 इज रिवॉल्यूशनाइज्ड। अब ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म भी है, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है। रिवॉल्यूशनाइज करने का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली चेंज कर देना, ठीक है। क्या कंप्लीटली चेंज द वे दैट समथिंग वाज डन, ठीक है। मतलब किसी प्रोसेस को आप पूरी तरह से चेंज कर सकते हो, किसी सिचुएशन को पूरी तरह से चेंज कर सकते हो आप। तो अगर पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है तो उसको हम कहेंगे रेवोल्यूशनाइज कर दिया गया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। तो ट्रांसफॉर्म्ड इसका सिनोनिम है, ऑल्टर्ड भी है इसका सिनोनिम। एंटोनिम्स क्या होगा, हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम मेंटेन कर रहे हैं, जैसा है वैसा ही चलने दे रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, ठीक। 8 इज सोर्ड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब क्या होता है, ऊपर जाना, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी हाई लेवल पे पहुंच जाना, तो उसको हम सोर कहते हैं। स्काई रॉकेट भी कहते हैं उसको, क्लाइंब भी कहते हैं। एंटोनिम्स, अब यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं तो एंटोनिम में क्या होगा, नीचे आएंगे, यानी डिसेंड, प्लमेट। डिसेंड करना, प्लमेट करना, नीचे गिरना। 9 इज ट्रायम्फ, नाउन है। ट्रायम्फ किसको कहते हैं, कोई बहुत बड़ी विन है, बहुत बड़ी विक्ट्री है, सक्सेस है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, उसको हम ट्रायम्फ कहते हैं। एंटोनिम्स होगा लॉस एंड फियास्को। फियास्को भी हम डिफीट को ही कहते हैं, स्पेशली ऐसी डिफीट जो बहुत ही एम्बैरेसिंग होती है, ठीक है, उस शर्मनाक हार, उसको हम फियास्को कहते हैं। एक फ्रेज है, कम एज नो सरप्राइज। कम एज नो सरप्राइज हम उस चीज के लिए कहते हैं जो बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं होती है, क्योंकि लिखा ही हुआ है कम एज नो सरप्राइज, मतलब आया बट बिना किसी सरप्राइज के, मतलब सरप्राइजिंग था ही नहीं वो, तो टू बी कंप्लीटली अनसरप्राइजिंग, ठीक है, एक्सपेक्टेड था। तो ये थी आज की वोकैबुलरी। आज के आर्टिकल पे आते हैं। ट्रायम्फ स्क्वाड ऑन इंडिया चेस डबल विन इन बुडापेस्ट। इंडिया को डबल विन मिला है चेस में, कहाँ पे, बुडापेस्ट में। आर्टिकल का ट्रायम्फ क्या है, ट्रायम्फ स्क्वाड, ठीक है। तो ये आर्टिकल का टाइटल है। अब एक बार आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से आर्टिकल पढ़ो, और उसके बाद क्वेश्चंस भी है। तो एक बार जब आर्टिकल पढ़ लोगे, पहला, सेकंड, थर्ड, लास्ट पैराग्राफ, तो जो आपने पढ़ा, जो समझा, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस जो हैं उसको जरूर ट्राई करना पहले खुद से। ये पहला पैराग्राफ है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये लास्ट पैराग्राफ है। अब आते हैं क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको खुद से पहले करना है। आपने पढ़ लिया, समझ लिया, जो भी आपको समझ में आया उसके बेसिस पे कोशिश करो, देखो क्वेश्चन आपसे सही बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, ये सेकंड है, ये लास्ट क्वेश्चन है। अब आते हैं आर्टिकल पे। आर्टिकल क्या कह रहा है, ट्रायम्फ स्क्वाड, ठीक है। ट्रायम्फ मतलब जीत, स्क्वाड करना मतलब देखो स्पोर्ट का टर्म है, स्क्वाड करना मतलब बराबर कर लेना, मतलब जीत बराबर कर ली गई। उस तरफ जीत थी तब हमारी तरफ भी जीत आ गई है। ऑन इंडिया चेस डबल विन इन बुडापेस्ट। बुडापेस्ट में इंडिया को डबल विक्ट्री मिली है, डबल विन मिला है, उस पर ही आर्टिकल है। देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं आर्टिकल में। India's double gold at the chess Olympiad in Budapest is an extraordinary feat। जो इंडिया को डबल गोल्ड की विक्ट्री मिली है, कहाँ पे मिली है आपको, चेस ओलंपियाड जो बुडापेस्ट में हुआ था। तो वो जो डबल गोल्ड की विक्ट्री, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम किसको कहते हैं, बहुत ही इंप्रेसिव है,
वेरी इंप्रेसिव। और वर्ड्स क्या होंगे इसके लिए? एक्सेप्शनल हो सकता है, और बताओ, स्टेलर, स्पेक्टैक्युलर, इनक्रेडिबल। ठीक है, तो इन सारे वर्ड से हम ये फीलिंग जो है, जो क्वालिटी है, उसको हम डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हैं। जो फीट है, जो आपका अचीवमेंट है, जो विक्ट्री है, जो अकॉम्प्लिशमेंट किया गया है, वो कैसा है? वो बहुत इंप्रेसिव है, बहुत एक्सेप्शनल है, स्टैलर्ड है। तो इंडिया की जो डबल गोल्ड की विक्ट्री हुई है, जो इंडिया ने जो डबल गोल्ड जीता है चेस ओलंपियाड में, जो बुडापेस्ट में हुआ, तो ये काफी इंप्रेसिव अकॉम्प्लिशमेंट है। Only 2 other countries could do it in history। अभी तक सिर्फ इंडिया को छोड़ के 2 ही कंट्री ऐसी है जिन्होंने ये फीट, ये अकम्पलिशमेंट हासिल किया है। It came as no surprise to the serious followers of the game though। हाँ, अब देखो, ये विक्ट्री इंप्रेसिव तो है, एक्सेप्शनल तो है, लेकिन सरप्राइजिंग नहीं है। जो भी गेम के फॉलोअर्स है, जो गेम को फॉलो कर रहे हैं, मतलब गेम के इवेंट्स को देखते आ रहे हैं, गेम के प्लेयर्स को फॉलो कर रहे हैं, उनकी जर्नी को फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए एक्सपेक्टेड था, उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि हाँ, इंडिया जीत जाएगा। The Indian women began as the first seed and the men as the second in the mid sports most prestigious team event for which most of the world's countries flew down to the Hungarian capital। अब देखो, इंडियन विमेन जो टीम थी वो फर्स्ट सीड थी। फर्स्ट सीड का मतलब क्या होता है? देखो, सीड क्या होता है? सबसे बेस्ट प्लेयर को हम, या सबसे बेस्ट टीम को हम सीड कहते हैं। तो फर्स्ट सीड मतलब ये फर्स्ट पोजीशन पे थी बेस्ट में, ठीक है। और सीड वो होते हैं जिनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि यही टीम जीतेगी। तो अगर कोई टीम को हम कह रहे हैं कि फर्स्ट सीड है या टॉप सीड है, मतलब कि इससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यही जीतेगी, सबसे बेस्ट यही है। तो इंडियन विमेन टीम जो थी वो फर्स्ट सीड थी, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे थी, और मेन की सेकंड पोजीशन पे थी। तो इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी बेस्ट टीम है हमारी इंडियन विमेन चेस और इंडियन मेन चेस की टीम, ठीक है। और ये जो सबसे प्रेस्टिजियस टीम इवेंट भी है माइंड स्पोर्ट्स का, ठीक है। कहाँ पे? तो और इसको देखने के लिए जितने भी वर्ल्ड की कंट्रीज थी वो हंगेरियन कैपिटल में आई थी, क्योंकि हंगेरी का कैपिटल है बुडापेस्ट, वहीं पे हो रहा था। ओके। While the women's campaign suffered a couple of setbacks towards the end, women campaign जो अपना जर्नी कर रही थी यहाँ पे, तो उनको थोड़े बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिले एंड के तरफ, मतलब वो आगे बढ़ी, और जब वो फाइनल में पहुंच गई थी तो थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट, थोड़ा सा डिफीट उनको सफ़र करना पड़ा। द मेन वेयर एब्सोल्युटली डोमिनेंट राइट थ्रू। पर जो मेन की टीम थी वो स्टार्टिंग से ही डोमिनेंट थी, स्टार्टिंग से ही विनिंग पोजीशन में थी वो। The men were so good that they scored 4 points more than their nearest rivals, the top seeded United States। और men की टीम इतनी अच्छी थी, जो men players थे वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने अपने सबसे नज़दीकी जो राइवल्स थे उससे 4 पॉइंट ज़्यादा उन्होंने कलेक्ट किया था। और वो राइवल्स कौन थे? टॉप सीडेड यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स जो कि टॉप सीडेड थी, मतलब सबसे ज़्यादा बेस्ट टीम यूनाइटेड स्टेट्स थे, उनसे भी 4 पॉइंट ज़्यादा इंडियन मेन टीम ने किया। What stood out is the fact that India's twin triumph was fashioned by a bunch of youngsters belonging to the golden generation of Indian chess। अब what stood out मतलब सबसे जो important चीज़ हमें दिखी यहाँ पे वो क्या, कि जो इंडिया का ट्विन ट्रायम्फ हुआ है, ट्विन मतलब 2, ट्रायम्फ मतलब विक्ट्री, किसको रेफर किया जा रहा है? यही जो डबल गोल्ड जीती गई है उसको ही रेफर किया जा रहा है। तो इसको फैशन किसने किया, मतलब इस जीत को किसने बनाया, किसने इस जीत को रियलिटी बनाया? तो जो यंगस्टर हैं, जो यंग प्लेयर्स थे, जो कि अभी के गोल्डन जनरेशन के इंडियन चेस को बिलोंग करते हैं, उन्होंने ये जीत हासिल कराई है। अब गोल्डन जनरेशन से कहने का क्या मतलब है? तो अभी देखो, अभी जो जनरेशन है चेस की, जनरेशन का मतलब जो प्लेयर्स अभी हैं, चेस प्लेयर्स भी हैं, उनको हम गोल्डन कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत बेस्ट है। बाकी जनरेशन केपेबल में अभी जितने भी प्लेयर्स थे वो काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी अच्छे हैं, इसीलिए हम इनको गोल्डन जनरेशन कह रहे हैं, क्योंकि गोल्ड की तरह है, काफ़ी हाई क्वालिटी के, काफ़ी टैलेंटेड है। और इन्होंने ही, या इन्हीं यंगस्टर्स ने, इन्हीं टैलेंटेड यंगस्टर्स ने इंडिया को ये डबल गोल्ड दिलाया है। That should be a worrying thought for India's opponents on the chessboard, as these champions can only get better and will be playing at the Olympiad and the other global competition for another decade or 2। अब that should be a worrying thought for Indian opponents। अब ये ना इंडिया के opponents के लिए चिंता वाली बात हो सकती है कि इतने अच्छे प्लेयर्स हैं इंडिया के पास, क्योंकि ये प्लेयर्स जो ये चैंपियंस हैं जिन्होंने जीता है यहाँ पे, ये
अभी तो इन्होंने शुरुआत ही की है, अभी तो ये और आगे जाएंगे, अभी ये और अच्छा करेंगे और बेटर होंगे, इनकी टैलेंट और निखरेगी, ये और भी ओलंपियाड या ग्लोबल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे अगले डेकेड या 2 डेकेड तक। तो इससे क्या होगा कि इनका स्ट्रेंथ तो बढ़ता जाएगा, और ये चिंता की बात होनी भी चाहिए इंडिया के ओपोनेंट्स की, क्योंकि उनको हराना है। वो कैसे हराएंगे, जब ये बेटर होते जाएंगे तो। Besides the team goals, India also won the individual goals through D. Gukesh aged 18, Arjun Erigaishi 21, Divya Deshmukh 18 and वंतिका अग्रवाल 21। अब टीम गोल्स तो आई ही है विमेंस में और मेंस में, उसके अलावा इंडिविजुअल गोल्ड्स भी जीता है डी गुकेश ने, अर्जुन एरिगासी ने, दिव्या देशमुख ने, वंतिका अग्रवाल ने, मतलब 4 लोगों ने अभी इंडिविजुअल गोल्ड्स भी जीता है। The Indian teams also included Chennai's grandmaster siblings R. Pragananda 19 and R. Vaishali 23। अब जो चेन्नई के जो ग्रैंडमास्टर सिबलिंग्स है, जो 2 सिबलिंग्स है R. प्रगनंदा और R. वैशाली, ये भी इन टीम्स में थे, चेस टीम्स में थे। It is also worth mentioning that the Indian women's team did not have Koneru Humphrey, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल प्लेयर्स इन चेस हिस्ट्री। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इंडियन वुमेन्स टीम में उनकी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है वो नहीं थी इस बार, कोनेरू हम्पी इस बार नहीं थी, फिर भी काफ़ी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है इंडियन वुमेन्स टीम ने। Having stressed that India's depth in the women's game is nowhere near that of men's। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑथर टोन को शिफ्ट कर रहे और ये बता रहे कि इतनी बातें कह तो दी हमने, लेकिन अगर हम देखें तो इंडिया का जो डेप्थ जो विमेंस गेम में है वो मेंस गेम में बराबर नहीं है। कहने का क्या मतलब है, आगे पता चलेगा। While there are several promising male players outside the Olympiad teams such as Nihal Sadin and Ronak Sadhwani, it is not quite so in Indian women's chess। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, ऑथर क्या कह रहे हैं कि डेप्थ जो है वो विमेंस गेम में कम है मेंस के कंपैरिजन में। वो इसलिए क्योंकि विमेन की टीम में उतने अच्छे प्लेयर्स अभी नहीं हैं जितने अच्छे प्लेयर मेल प्लेयर्स हैं चेस में, जैसे निहाल साडिन है, रौनक सदवानी है, जो ओलंपिया टीम्स के बाहर भी मेल प्लेयर्स काफ़ी अच्छे हैं, बट विमेन प्लेयर्स की कमी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इंडियंस की जो डेप्थ है विमेंस गेम में वो मेंस गेम के बराबर नहीं है। India's chess administration should try to use the great success of its women and Budapest to promote the game more aggressively among girls। अब इंडिया के जो चेस एडमिनिस्ट्रेशन है उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि विमेन टीम में जो जीत हासिल की है उसको एज अ प्रेसिडेंट दिखा के, एज एग्जाम्पल दिखा के प्रमोट करे गेम्स और चेस को गर्ल्स में भी, कि और हम विमेन चेस प्लेयर्स ला सके और टैलेंट हम विमेन चेस में और टैलेंट हम ला सके। द विमेन्स बेंच नीड्स टू गेट स्ट्रॉन्गर। विमेन की टीम को स्ट्रॉन्गर होना है और अच्छा करना है। द एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो हैव टू ऑर्गेनाइज इलीट टूर्नामेंट्स इन इंडिया। एडमिनिस्ट्रेटर को इलीट टूर्नामेंट, जो बेस्ट टूर्नामेंट्स होते हैं वो इंडिया में ऑर्गेनाइज कराने चाहिए। The big stars of Indian chess hardly ever play in the country, for there are no events good enough for them। क्योंकि जो बड़े बड़े स्टार्स हैं इंडिया चेस के जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो इंडिया में होने वाले टूर्नामेंट्स में नहीं खेलते हैं, क्योंकि कोई भी टूर्नामेंट उतना अच्छा होता नहीं है। तो इसीलिए कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेशन को उस लेवल का टूर्नामेंट, उस एलीट टूर्नामेंट्स यहाँ पे इंडिया में ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। Viswanathan Anand, the man who single-handedly revolutionized chess in India, never had an opportunity to play in the tournament other than a world championship or world cup at home after he became one of the superstars of world chess। विश्वनाथन आनंद की ही बात करें, जिन्होंने सिंगल हैंडेडली अकेले ही चेस के गेम का पूरा रूप बदल दिया था, उनको भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी कि वो अपने कंट्री में कोई टूर्नामेंट खेले। 1-2 टूर्नामेंट जो होते थे, जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गया या वर्ल्ड कप हो गया, जो होता था अपनी कंट्री में, उसको छोड़ दिया तो कोई भी टूर्नामेंट उन्होंने इंडिया में नहीं खेला। तो यहाँ पे ये बता रही कितनी नीड है कि इंडिया में भी उस लेवल के टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएं, जो सुपरस्टार्स है, जो स्टार प्लेयर्स है चेस के, वो इन टूर्नामेंट्स में जो उनके हमारे कंट्री में हो रहे हैं वहाँ पे भी खेले। There is the Tata Steel Chess India tournament in Kolkata, but its format is rapid and blitz and not the classical variety of Olympiad।
अब एक टूर्नामेंट तो होता है कोलकाता में, टाटा स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट, बट उसका जो फॉर्मेट है वो रैपिड एंड ब्लिट्स है। अब चेस भी अलग अलग फॉर्मेट में खेला जाता है, ठीक है, और टूर्नामेंट्स में अलग अलग वैरायटी है, जैसे रैपिड है, ब्लिट्स है, पर जो ओलंपियाड का जो फॉर्मेट होता है वो होता है क्लासिकल वैरायटी का होता है वो। अब देखो रैपिड ब्लिट्स में क्या होता है, टाइम कम होता है, लाइक 10 मिनट्स में ही आपको सारे मूव्स कर लेने होते हैं, ब्लिट्स में तो और कम होता है टाइम। पर जो क्लासिकल वैरायटी होती है, जो ओलंपियाड्स में होता है, उसमें टाइम ज़्यादा मिलता है, टाइम ज़्यादा मिलता है तो प्लेयर्स स्ट्रैटेजिकली ज़्यादा सोच पाता है और अपने बेस्ट मूव्स को कर सकता है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस दिखाया गया कि टाटा स्टील चेस में जब रैपिड एंड ब्लिट्स है, क्लासिकल वैरायटी नहीं है, तो इस वैरायटी के भी इस फॉर्मेट के कॉम्पिटिशन्स कराने की जरूरत है। प्लेयर्स लाइक अर्जुन एंड दिव्या हैव शोन इन द ईस्टर्न मेट्रोपोलिस हाउ मच अ टॉप क्वालिटी इवेंट लाइक दैट हेल्प्स इंडियन प्लेयर्स। और अर्जुन और दिव्या जैसे प्लेयर्स ने ये दिखाया है कि जैसे कोलकाता में जो होता है टाटा स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट, ठीक है, वो कितना हेल्प करता है इंडियन प्लेयर्स को अपनी टैलेंट को निखारने में, अपने टैलेंट को बाहर लाने में, और इसीलिए इस और भी ज़्यादा टूर्नामेंट्स की ज़रूरत है। Indian chess surely could show higher with more support from the government and corporates. इंडिया चेस और भी आगे बढ़ सकता है, इंडियन चेस प्लेयर्स और भी आगे बढ़ सकते हैं अगर उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट से या कॉर्पोरेट से। तो ये था आज का आर्टिकल, बहुत अच्छा आर्टिकल था, बहुत ही पॉजिटिव आर्टिकल था। यहाँ पे ऑथर काफ़ी अच्छी बातें कही है इंडियन चेस के बारे में, स्पेशली जो जीत हुई है डबल गोल्ड की और इंडिविजुअल गोल्ड्स की, उसको कॉन्टेक्स्ट में रख के उन्होंने ये कहा है कि काफ़ी प्रॉमिसिंग है। थोड़ा सा विमेन टीम्स की तरफ ध्यान देना है, विमेन प्लेयर्स को और ज़्यादा विमेन प्लेयर्स को लेके आना है, विमेन में चेस को प्रमोट करना है। और एक और बात कही है कि टूर्नामेंट्स एलीट लेवल के कराने जरूरी हैं, थोड़ा और सपोर्ट मिलेगा तो हमारा चेस इंडियन चेस प्लेयर्स और आगे बढ़ सकते हैं। तो जो टोन है वो मैं कहूँगा ऑप्टिमिस्टिक है, थोड़ा सा एनालिटिकल भी है, प्लस एनालिटिकल क्यों कह रहे हैं, ऑप्टिमिस्टिक समझ में आ गया होगा क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव बातें कही हैं, काफ़ी दिख भी रहा है कि ऑथर ये कह रहे हैं कि हाँ काफ़ी प्रॉमिसिंग फ्यूचर है इंडियन चेस का। अगर हम प्लेयर्स की बात करें, बोथ मेन एंड वीमेन प्लेयर्स की बात करें, क्योंकि दोनों ने काफ़ी अच्छा रिमार्केबल परफॉर्मेंस किया है। एनालिटिकल इसलिए क्योंकि उन्होंने सिचुएशन को एनालाइज भी किया है, बताया भी है कि विमेंस में थोड़ा सा लैक है अच्छे प्लेयर्स का, तो वहाँ पे वर्क करना जरूरी है, टूर्नामेंट्स को लेके आना अपनी कंट्री में, अच्छे टूर्नामेंट्स को, एलीट लेवल टूर्नामेंट्स को जरूरी है। तो एनालिटिकल टोन भी है। क्वेश्चंस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। सेंट्रल थीम क्या है पैसेज का? सेंट्रल थीम क्या होता है? जिस सब्जेक्ट पे पैसेज में बात हो रही होती है, जो मेन टॉपिक होता है वो कौन सा है? द राइज ऑफ विमेन्स चेस इन इंडिया ने डोमिनेंस एट द ओलंपियाड, कि विमेन चेस कैसे इंडिया में राइज किया और कैसे उन्होंने ओलंपियाड में डोमिनेट किया, क्या ये सेंट्रल थीम हो सकता है? आप बताओ। देखो पैसेज में तो दोनों की बात हुई है, मेंस चेस की भी बात हुई है, विमेन्स चेस की भी बात हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पैसेज का पूरा फोकस विमेन्स चेस पे ही था, मेंस चेस को साइडलाइन कर दिया गया था, ऐसा नहीं था, दोनों को बराबर फोकस मिला है। ओवरऑल इंडियन चेस की बात हुई है कि इंडिया चेस काफ़ी अच्छे पोजीशन पे और ज़्यादा थोड़ा हेल्प मिले तो बढ़ सकता है। तो सिर्फ एक एस्पेक्ट दिखाना विमेंस चेस का थोड़ा सा नैरो हो गया है, तो ये गलत है। India's historic double gold victory at the chess Olympiad and its implication for the future of Indian chess। हाँ, ये हम थोड़ा मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो डबल गोल्ड विक्ट्री, उसकी बात हुई है कि डबल गोल्ड जीता है इंडिया ने। अब इस विक्ट्री का क्या इम्प्लीकेशन होगा फ्यूचर पे, क्या असर होगा, उस पर भी बात हुई है कि कैसे ये विक्ट्री है इसका यूज़ करके एक तो विमेन इसको लाइक विमेन प्लेयर्स को और ला सकते हैं, साथ ही ये दिखाया गया है कि हमारा चेस जो है थोड़ा सा और अच्छा बढ़ सकता है। तो हाँ, जो हिस्टोरिक डबल गोल्ड विक्ट्री है और उसकी जो इम्प्लीकेशन है उसको हम लेके मान सकते हैं कि हाँ सेंट्रल थीम ये हो तो सकता है। द स्ट्रगल्स ऑफ इंडियन चेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर्स। इंडियन चेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्ट्रगल्स क्या क्या है, चैलेंजेस क्या क्या है और क्या असर होता है इन चैलेंजेस का परफॉर्मेंस पे प्लेयर्स का। तो देखो बात तो हुई है कि इंडियन चेस एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ काम तो करने हैं। पहला तो कि चेस को प्रमोट करना है विमेन में, जिससे विमेन प्लेयर्स और आ सके। सेकंड, एलीट लेवल के टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करने हैं। बट ये ना एक सजेशन के फॉर्म में है, इस पे ऑथर ने बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की है कि और क्या क्या करना चाहिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को, कहाँ पे वो लैग कर रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, बहुत डिटेल में नहीं गए। अगर हम देखें ऊपर से पूरा अगर पैसेज को देखें तो जो गोल्ड की विक्ट्री हुई है
उसको लेके ही ऑथर ने बात किया, उसको ही बेस बना के वो आगे बढ़े हैं कि कैसे अभी प्लेयर्स कितने अच्छे हैं। बहुत सारे प्लेयर्स हैं, दोनों मेंस टीम विमेंस टीम दोनों ने ही, क्योंकि यहाँ डबल गोल्ड का मतलब ही कि मेंस एंड विमेंस दोनों ने ही काफ़ी अच्छे परफॉर्म किया है, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स है, गोल्डन जनरेशन है, थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है। तो ये भी गलत होगा, क्योंकि ये बहुत ही एक माइंडेड सजेशन के फॉर्म में ऑथर ने बताया है, मेन थीम इस पे ही रिवॉल्व नहीं कर रहा है। द एमर्जेंस ऑफ इंडियन मेल प्लेयर्स इज डोमिनेंट फोर्सेस इन ग्लोबल चेस कॉम्पिटिशन। अब देखो ये भी इसकी वजह से ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विमेंस की सिर्फ बात हो रही है, यहाँ पे इंडियन मेल प्लेयर्स की बात हो रही है, ठीक है। अब कोई एक एस्पेक्ट तो हम दिखाएंगे नहीं, क्योंकि दोनों का ही कंबाइन होकर बात हुआ है। अगर मेल प्लेयर्स की बात हुई तो विमेंस ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उसकी भी बात हुई है। अगर विमेंस की बात हुई तो मेल प्लेयर्स ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, उनकी बात भी हुई है। तो दोनों को ही हम दिखाएंगे, ये भी गलत। चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन चेस प्लेयर्स इन इंटरनेशनल टूर्नामेंट ड्यू टू लैक ऑफ सपोर्ट। अब देखो ये गलत हो गया, क्योंकि ऑथर चैलेंजेस डिस्कस कर ही नहीं रहे कि क्या क्या चैलेंज फेस करते हैं इंडियन चेस प्लेयर स्पेशली इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में। एक चैलेंज की मेंशन किया है उन्होंने कि लैक ऑफ ये है, एलीट लेवल के टूर्नामेंट्स का लैक है, कमी है, लेकिन वो भी क्या है, एक ही लाइन में मेंशन है, पूरा पैसेज के अकॉर्डिंग घूम नहीं रहा है। तो ये भी गलत, तो आंसर हमारा हो गया ये। तो देखो जब भी थीम का हो जाए, ऑथर क्या कहना चाह रहा है, इस तरह क्वेश्चन है, तो एलिमिनेट क्या करो, पहले सीधे आंसर को मार्क मत क्या करो। तुम्हें लग रहा है आंसर है, उसको कंसीडरेशन कर लो, डॉट बना के रख लो, बाकी को एलिमिनेट करो, करेक्ट आंसर तुम्हारा अपने आप उससे निकल जाएगा, ठीक है। ऑथर की टोन क्या है, फ्यूचर ऑफ इंडियन चेस बेस्ड ऑन पैसेज, मतलब इंडियन चेस के फ्यूचर को लेकर ऑथर की टोन क्या है, ऑप्टिमिस्टिक टोन है। वो मानते हैं कि बहुत अच्छा आगे बढ़ सकता है, थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है। तो ऑप्टिमिस्टिक विथ रिजर्वेशन, ऑप्टिमिस्टिक इन द सेंस कि अभी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, काफ़ी गोल्डन जनरेशन है, आगे भी अच्छे परफॉर्म करें। उन्होंने ये बात भी कही है कि आगे बेटर होते जाएंगे क्योंकि ये और भी ओलंपियाड्स और भी टूर्नामेंट्स में भाग लेंगे, और ये चिंता वाली बात भी है ओपोनेंट्स के लिए। तो ऑप्टिमिस्टिक है, रिजर्वेशन इसलिए है क्योंकि अभी थोड़ा काम करना बाकी है, अभी विमेंस प्लेयर को लाना और ज़्यादा है, कि विमेंस टीम थोड़ी सी मेंस के कंपैरिजन में डेप्थ कम है, प्लेयर्स कम है, तो वहाँ पे लाना है। सेकंड, अगर प्लेयर्स को और अच्छा करना है तो हमारे कंट्री में टूर्नामेंट्स कराने होंगे एलीट लेवल के, तो रिजर्वेशन है। कॉशियसली पेसिमिस्टिक तो है नहीं, पेसिमिस्टिक मतलब क्या हो गया कि वो बोल रहे हैं कि नहीं अच्छा नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा तो है नहीं। स्केप्टिकल भी क्या होता है, डाउट है उनको कि अच्छा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पता नहीं फ्यूचर अच्छा होगा नहीं होगा, तो डाउटफुल भी नहीं है। ऑप्टिमिस्टिक है। डिसइंटरेस्टेड तो होंगे है ही नहीं, कि कोई मतलब ही नहीं, उनको मतलब है तभी तो डिस्कस कर दो, तो बता रहे हैं, इतना कुछ एनालाइज कर रहे हैं। अब ओवरली आइडियलिस्टिक क्या होता है, आइडियलिस्टिक क्या होता है कि सोच रहे सब कुछ परफेक्ट होगा, सब कुछ अच्छा होगा। तो ऐसा भी नहीं कहा है, क्योंकि उनके खुद के रिजर्वेशंस तो है, उन्होंने कहा है कि नीड तो है विमेन प्लेयर को और लाने की। तो ऐसा नहीं कि आइडियलिस्टिक हो गए हैं एकदम से, रियलिटी से दूर हो गए और कह रहे हैं सब कुछ अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। नहीं, थोड़ी बहुत रिजर्वेशंस तो उनके हैं, तो उनको भी हम कंसीडर करेंगे। ऑप्टिमिस्टिक है बट रिजर्वेशन के साथ है, ओवरली आइडियलिस्टिक नहीं हो गए। ये नहीं मान रहा कि परफेक्ट हो गई है हमारी टीम, या अभी जो टीम है बहुत परफेक्ट है, फ्यूचर बहुत परफेक्ट रहेगा, थोड़े बहुत काम करने बाकी है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ रिकमेंडेशन मेड बाय द ऑथर टू इंप्रूव इंडियन चेस। इनमें से कौन सा रिकमेंडेशन नहीं है जो ऑथर ने मेंशन किया है पैसेज में, जिससे चेस को इंप्रूव, इंडियन चेस को इंप्रूव कर सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग द वुमेन्स विच वे प्रमोटिंग चेस अमंग गर्ल्स, हाँ ये याद करो, प्रमोट बोला तो है ऑथर ने कि वुमेन चेस में थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करना है, प्लेयर्स को, अच्छे प्लेयर्स को लेके आना है, प्रमोट करना है। तो ये तो है, अब ये है तो ये गलत हो गया, क्योंकि हमें नॉट का आंसर करना है जो नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग इलीट क्लासिकल टूर्नामेंट्स इन इंडिया, हाँ ये भी उन्होंने कहा है कि इलीट लेवल के टूर्नामेंट चाहिए, तो यहाँ पे तो करेक्ट है, बट हमें नॉट का देना आंसर। इंश्योरिंग दैट इंडियन प्लेयर्स compete मोर फ्रीक्वेंटली इन ग्लोबल रैपिड एंड ब्लिट्ज इवेंट्स, क्या उन्होंने ये कहा है कि इंडियन प्लेयर्स को जो रैपिड और ब्लिट्ज इवेंट है इनमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो कि ग्लोबल लेवल पे हो रहे हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी रैपिड एंड ब्लिट्ज इवेंट हो रहे हैं, इस फॉर्मेट के चेस वाले गेम्स हो रहे हैं, उनमें इंडियन प्लेयर्स को ज़्यादा कम्पीट करना चाहिए। क्या उन्होंने ये कहा है? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा है। उन्होंने बस कहा है कि एक टूर्नामेंट होता है जिसका नेम है टाटा स्टील चेस इंडियन टूर्नामेंट, उसका फॉर्मेट रैपिड एंड ब्लिट्ज है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसी फॉर्मेट में ज़्यादा खेलने की ज़रूरत है। तो ये गलत है, तो ये हमारा आंसर भी हो गया, क्योंकि यहाँ पे गलत है, हमें तो नॉट का आंसर देना है, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा।
प्रोवाइडिंग मोर सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट सेक्टर, हाँ बिल्कुल कहा है उन्होंने कि कॉर्पोरेट की तो ज़रूरत है, गवर्नमेंट सपोर्ट की तो ज़रूरत है, तो ये गलत होगा। यूटिलाइजिंग सक्सेस ऑफ द वीमेंस टीम टू फर्दर डेवलप चेस इन द कंट्री, हाँ ये भी उन्होंने कहा है कि जो सक्सेस मिला है वीमेंस टीम को, इसके थ्रू हम प्रमोट कर सकते हैं चेस को वीमेन में और अच्छे प्लेयर्स को लेके आ सकते हैं। तो बच्चा हमारा क्या, सी, और सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो ये तो लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं। जो भी आपके डाउट्स हो किसी आज के आर्टिकल को लेके, वो कैप को लेके, क्वेश्चन को लेके, तो डाउट आप मुझे शेयर कर देना कमेंट बॉक्स में। डाउट नेक्स्ट सेशन में सॉल्व कर दूंगा आपका। कोई सजेशन है, रिकमेंडेशन है, वो भी दे सकते हो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, इंप्रूव करते रहो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।